हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। इकोनॉमिक सर्वे की जो हमारा डिटेल्ड चैप्टर वाइज एनालिसिस चल रही है, उसका वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको चैप्टर वाइज समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। ये सब जो है शुरू के 3 लेक्चरों का है, क्योंकि मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये सब मैंने करा रखे हैं, जिससे एक बार आपको पता चल जाए। ठीक है ना, क्लियर। ये सब हमने कर लिया था, ये सब कर लिया था। ठीक, ये भी सब चीज़ें हमने कर ली थी, तो इसलिए मैं इसे तेज तेज भगा रहा हूँ। ये ना समझे कि सर ने ये पढ़ाया नहीं है। शुरू के 3 लेक्चरों में ये मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, कंटिन्यू मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो सबसे लास्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी सारी स्लाइडें बनी हैं और कितना सारा इंपॉर्टेंट मैटर इकोनॉमिक सर्वे ने दिया। अब मेरे को ये बात बताना कि हाईलाइट पढ़ने से फ़ायदा हुआ या इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल चैप्टर वाइज पढ़ने से फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये सब फायदे वाली चीज़ें आपके सामने आ रही हैं स्क्रीन में। अगर आपने 1 2 3 नहीं देखा है तो वो देखना जरूर। ठीक है, पूरी दुनिया जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे का 20 20 मिनट का क्या कहते हैं हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे उनसे एक केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है, अगर रैंक लगानी है तो इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज जिस दिन पढ़ोगे तो उस दिन पता चलेगा कि भैया आपका जीएस पेपर नंबर 2, जीएस का पेपर नंबर 3 की काफ़ी यूनिटें क्या हैं इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर वाइज दे रखी हैं। ठीक है, उनकी आंसर राइटिंग का मटेरियल मिलता है और प्रीलिम्स के भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमें शुरू कर रहा था ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन से। इससे पहले हमने कर रखा है, तो स्टार्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से। पहला ही पॉइंट आपका प्रीलिम्स का यहाँ पे लगा पड़ा है कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल गोल नंबर 6 है वो किससे रिलेटेड है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से है। एक बार आपके एग्जाम ने पूछ भी रखा है और यहाँ पे देखो फिर से प्रीलिम्स का पॉइंट सामने आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 क्या कहता है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ ऑल। ठीक है ना, क्लियर। तो वाटर और क्या है सैनिटेशन से रिलेटेड आपका यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल गोल नंबर 6 है। और इंडिया भी इसी प्रोग्रेस में ड्रिंकिंग वाटर सभी को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेफ सैनिटेशन रूरल और अर्बन हाउस होल्ड रहें, इस पे भी हम क्या कर रहे हैं पूरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को भारत को भी अचीव करना है। अब उसी के अंदर जो है हमारा सबसे फेमस मिशन है जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन क्या है, द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड enhance ease of living of the people, especially those living in the rural area। खासकर जो ग्रामीण इलाके में लोग रह रहे हैं उनकी जीने की ज़िंदगी आसान हो, उनको जो है स्वच्छ जो है आपका क्या कहते हैं एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता उनकी जो है जीवन की बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए जो है साफ ड्रिंकिंग वाटर भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए 73वें इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन क्या नाम क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। तो जल जीवन मिशन कब आया आपका 2019 का है प्रीलिम्स का पॉइंट। प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ ही के साथ कवर हो रहे हैं। ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन। इंपॉर्टेंट की टर्म सोचो कि इसमें टैप वाटर का मतलब कि आप नल खोलो, ठीक है, और क्या आ जाए पानी बाहर आ जाए, उस तरीके का टैप वाटर सिस्टम जो है जल जीवन मिशन के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है टू द रूरल हाउस होल्ड एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन द विलेज लाइक स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, आश्रमशाला, हेल्थ सेंटर, ग्राम पंचायत, ईसीटी। यानी कि जो टैप वाला वाटर है, ठीक है, यानी जो नल के तहत जो पानी आने वाला है वह आपके ग्रामीण इलाकों में दिया जाना है। सरकारी जो संस्थान है पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सेंटर, आश्रमशाला, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग, सब में पानी का कनेक्शन देना है किसके अंदर, जल जीवन मिशन। और इसका टारगेट क्या है 2024 है, तो अगले साल इसका टारगेट है। तो टारगेट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जल जीवन मिशन का टारगेट कब है, 2024। ये हो गया भैया प्रीलिम्स का पॉइंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं या कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पे 100% जो है टैप वाटर सप्लाई स्थापित हो चुकी है। तो ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनना है आपका। गोवा हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया और अंडमान निकोबार, ठीक है, दादरा नगर और दमन और पुडुचेरी। ये 3 क्या हो गए आपके यूनियन टेरिटरी हो गई। 4 ये स्टेट हो गए जहाँ पे हर घर जल 100% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ देंगे कि निम्न में से हर घर जल नल या निम्न में से किसमें जल जीवन मिशन के दौरान 100% हाउसों को कवर कर चुका है। ठीक है, 4 में से एक आपको पूछे तो याद रखना गुजरात है,
गोवा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में कौन है? अंडमान निकोबार है, दादरा नगर और दमन एंड दीव, ठीक है, ये मर्ज हो चुकी हैं, और पुडुचेरी। याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो ये रिसेंट स्टडी, ये ऐसी स्टडी जो है आप मेंस के लिए हमारे होती है, पका पकाया मटेरियल आपके सामने है, ठीक है। क्रीमर्स के द्वारा की गई स्टडी के दौरान, ठीक है, क्या पाया गया? वो जो पाया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, that supply of microbial contamination free water through Jal Jeevan Mission can prevent 1.36 lakh death of under 5 children every year। अगर हम जल जीवन मिशन के थ्रू, ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से रहित स्वच्छ जल अगर हम इस जल जीवन मिशन में प्रोवाइड करते हैं तो कम से कम 1,36,000 बच्चों की अंडर 5 मृत्यु बच से सकती है हर साल। अब आप सोचो कि स्वच्छ वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि जब पानी हमारा प्रदूषित होता है, दूषित पानी होता है, कंटामिनेटेड होता है, तो उससे अन्य रोग भी आ जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा था इस तरह की स्टडी? अब ये जो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेगा उसके दिमाग में कभी भी नहीं आएगी, जो हाईलाइट के हिसाब से पढ़ेगा उसके दिमाग में भी कभी नहीं आएगी, जो चैप्टर वाइज एनालिसिस करेगा तो उनको समझ में आएगा। आप नहीं पढ़ पा रहे चैप्टर वाइज, मैं करा रहा हूँ पूरी मेहनत से, आप कम से कम वीडियो तो मेहनत से देखें और उसके नोट्स जरूर बनाएं। केवल वीडियो को भगाने से या सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये नोट्स नहीं बनेंगी तब तक ये चीज़ें बार बार रिवाइज नहीं होंगी, और बार बार रिवाइज जब तक नहीं होंगी ये मेंस की आंसर राइटिंग में या फाइनल कॉपी में आपके नहीं पहुंच पाएंगी, चाहे आप कितना भी कर लो, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये, अगर मान लो आप भूल गए कि स्टडी के दौरान, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एज पर द स्टडी, ठीक है। एक अध्ययन के दौरान अगर हम कंटामिनेशन फ्री वाटर देंगे जल जीवन मिशन के अंदर तो 1,36,000 बच्चों की जान बच सकती है अंडर 5 एज में। समझ में आया? आप ऐसे हिंदी मीडियम में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23, ठीक है, आर्थिक समीक्षा 22-23 में ऐसा दे रखा था, और भी अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक। थस इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट इज लाइकली टू हैव ए साइजेबल एंड नेट बेनिफिट कंप्लीमेंट्री टू स्टेप सच एज स्वच्छ भारत अभियान। इसीलिए जो जो आपका ट्रीटेड पानी है, ठीक है, जो इसमें से दूषित पदार्थ निकाल रखे हैं, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और वो ऐसे प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान जैसे जो प्रोग्राम है उनको और ज़्यादा मजबूत करते हैं, बच्चों की मृत्यु कम होती है और इससे हमारी स्वच्छता भी क्या होती है, और अच्छी होती है, ठीक है ना। क्लियर? तो शुद्ध हिंदी मीडियम में भी मैंने बता दिया। With the availability of safe and portable drinking water at a doorstep of every rural household, waterborne disease have drastically reduced from 1.8 crore to 15 lakh in 2021। कितनी प्यारी स्टडी दे रखी इकोनॉमिक सर्वे ने। आप इसको भी कोट करोगे कि इस स्टडी के अनुसार, हिंदी में बता देता हूँ क्या है, कि अगर आप शुद्ध, ठीक है, साफ सुरक्षित अगर पानी आपको घर के दरवाजे पे पहुंचाया जाए, ठीक है, हर जो है आपके ग्रामीण परिवेश के हाउस में, तो देखा गया कि इसके दौरान वहाँ पे जो जल जनित वाटर बॉर्न डिसीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, ठीक है। 2019 में वाटर बॉर्न डिसीज 1.8 करोड़ लोगों को होती थी, जो 1.8 करोड़ से 59 लाख हो गए, ठीक है। हालांकि 59 लाख भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिड्यूस तो हो रहा है ना, और हाउस को कवर करेंगे तो 59 लाख और ज़्यादा कम होगा। तो ये सीधा सीधा रिलेशन है समानुपाती, कि अगर आप सेफ वाटर, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हो तो भैया बीमारियां भी क्या होंगी, आपकी कम होंगी, यानी कि विषानुपाती है, ठीक है ना। वितृमानुपाती जिसको बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, बीमारी, ठीक है। इस तरीके के नोट्स बनाओगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि अगर सेफ वाटर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो बीमारियां कम होंगी, सिंपल सी बात। और कोट भी कर सकते हो कि भैया इतनी बीमारियां कम हुई हैं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ो। स्टेप टेकन टू इंश्योर वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, ठीक है। JJM यानी जल जीवन मिशन के द्वारा स्ट्रेस किया गया है ऑन द प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल वाटर ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी, ऐसा पानी जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का पानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा मेंटेन किया जाएगा वो, ठीक है, वाटर क्वालिटी की। अगला, टू ब्रिंग फोकस ऑन द वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था वास की फुल फॉर्म क्या है, ये सामने सामने लिखी हुई है, कभी भी प्रीलिम्स में आ जाएगी। वास की फुल फॉर्म क्या है? वास का मतलब क्या है? वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है ना। थर्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ नेशनल वाइड क्वालिटी
water quality management information system has been launched on by the using the field testing kits as well as water quality testing laboratory. आपके पानी आपको जो नल के द्वारा आ रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, उसके लिए वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या है, टेस्टिंग किट, जिससे कि आप कहीं पे भी जाके उस किट के द्वारा क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि पानी में जो है माइक्रो बैक्टीरिया है कि नहीं है, माइक्रोब्स है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी लेबोरेटरी भी खोली जा रही है कि आप अपने पानी की क्वालिटी चेक करवा सकते हो, ठीक है। ये सब किसके अंदर हो रहा है, जल जीवन मिशन के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। बाकी की चीजें जो है केवल क्या है, लिखने का लैंग्वेज है, मेन चीज मैंने आपको बता दी। आगे क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट करेंगे कि 5 वुमेन इन ईच विलेज, हर गांव में, साफ सी बात है, हर गांव में 5 वुमेन, ठीक है, महिलाएं, जनरली प्रेफरली कहाँ से, या तो आशा वर्कर हो जाए, एक आशा वर्कर हो जाए, एक आंगनवाड़ी वर्कर हो जाए, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वाटर सैंपल को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक किट पहुंचाई जा रही है जिसको बोलते हैं फील्ड टेस्ट किट, FTK, ठीक है ना। तो उनके पास रहेंगी क्या, फील्ड टेस्ट किट्स। तो क्या होंगे, उस किट के द्वारा वो क्या करेंगी, आपके जो है वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकती है, ठीक है ना। आर प्रोक्यूर्ड एंड हैंडेड ओवर टू पंचायत, पंचायतों को दी जा रही हैं। द FTK हेल्प टू टेस्ट द वाटर ऑन 9 पैरामीटर, और 9 जो है पैरामीटर्स में जो है पानी की जो है क्या है, आपकी क्वालिटी चेक हो सकती है। जैसे आप पीएच चेक कर सकते हो, पानी में कितनी एल्केलिनिटी है, ठीक है, क्षारकता कितनी है चेक कर सकते हो, क्लोराइड की मात्रा चेक कर सकते हो, नाइट्रेट की मात्रा चेक कर सकते हो, हिंदी में भी नाइट्रेट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। हार्डनेस मतलब भारी है कि नहीं है पानी, ठीक है। एक क्या होता है, मृदु जल होता है, कठोर जल होता है ना, ठीक है, हिंदी मीडियम में। फ्लोराइड है कितना, आयरन कितना है, और रेजिडुअल फ्री क्लोरीन कितनी है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कितनी है, इतनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा, इसको लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जल जीवन मिशन में इतना डीपली हर कोई बच्चा लिख नहीं पाएगा, और जल जीवन मिशन छोड़ो, ये तो आपका क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि रिसेंटली इन इकोनॉमिक सर्वे देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द फील्ड टेस्ट किट विच वाज प्रोवाइडेड टू द आशा वर्कर एंड आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक। इस तरीके से हिंदी माध्यम में कैसे लिख सकते हो, हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे में फील्ड टेस्ट किट का प्रयोग के बारे में बताया, जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा किया जाएगा। वो पानी के सैंपल चेक कर सकती हैं, 9 पैरामीटर में कर सकती हैं। और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है फील्ड टेस्ट किट के बारे में निम्न में से क्या कथन सही है। पहला, ये पानी की क्वालिटी को नापता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ये 12 पैरामीटर पानी के चेक करता है। तो क्या आंसर होगा, ओनली वन, 12 नहीं 9 करता है। पहला स्टेटमेंट क्या था कि पानी की क्वालिटी को चेक करता है, तो है ही फील्ड टेस्ट किट उसी के लिए है, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरा स्टेटमेंट था कि 12 नहीं, ये है तो 9 है। तो इस तरह के खुद इमेजिन करा करो कि वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्या करें, प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रही है इस बार, ठीक है, ज़्यादा इन द सेंस टोटल पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके SDM की और DYSP की एक गोल्डन मौका है, थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को वन लाइनर से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो, नहीं तो एक कोई और बच्चा क्या कर लेगा, सिलेक्शन लेके चले जाएगा, और आप देखते रह जाओगे, आप जो है MCQ को ही पीटते रह जाओगे, ठीक है। MCQ करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण आप कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते, कोई भी लंबी चीज को आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। आपको पैराग्राफ दिखता है, अरे हटाओ उसको, अरे मत हटाओ उसको, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर। कुछ तो समझो यार, मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको इसीलिए जानबूझ के, ऐसा नहीं कि मैं इसी साल पढ़ा रहा हूँ कि तोते की तरह कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से इकलौता टीचर हूँ जो, टीचर इन द सेंस पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी मेरे को इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल वाइज चैप्टर एनालिसिस करते हुआ कोई नहीं दिखा, ठीक है ना। क्लियर, समरी हर यूट्यूबर पढ़ा देगा, पॉइंट हर कोई बता देगा, बड़े से बड़ा दिग्गज, मैं इकलौता हूँ जो आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस कराता हूँ, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके GS के पेपर 2, GS के पेपर 3 और प्रीलिम्स के बहुत सारे पॉइंट, केवल इकोनॉमिक सर्वे को इकोनॉमिक्स की प्रीलिम्स के हिसाब से मत देखो, ठीक है। अभी देखो आज कितने सारे पॉइंट आज ही के लेक्चर में आने वाले हैं जो आपके क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। अब आप उनको किसके क्वेश्चन रखोगे, आप ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन रख सकते हो, उसको साइंस एंड टेक का भी रख सकते हो, इन्वायरमेंट का भी रख सकते हो, ठीक है। तो केवल इकोनॉमिक सर्वे मत दो, केवल उसके तुम चैप्टर भी देख लोगे ना, जो चैप्टर हैं
उन चैप्टर के नाम भी पढ़ लोगे तो भी समझ जाओगे कि यार अब तक हम बेवकूफ़ बनते थे, हमें तो खुद से चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छे वे में पढ़ो। एक साल के अंदर सिलेक्शन हो सकता है आप लोगों का, आप लोगों का सिलेक्शन जानबूझ के, ठीक है, कुछ मार्केट की जो है क्या बोलूँ मैं, अब आप समझो, ठीक, नहीं तो बोलोगे सर क्या बोल रहे हो। लेकिन बहुत दुख होता है, जिस हिसाब से बच्चा अप्रोच करना चाहता है ना, उस अप्रोच को उल्टा कर दिया जाता है। एक साल में एग्जाम निकल सकता है अगर आप जो है सरलता की तरफ थोड़ा सा ध्यान ना दें। आप हर चीज़ को सरलता में करना चाहते हो, सरलता नहीं हो सकती। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो यूपीएससी वाला बच्चा प्रॉपर पढ़ता है, नहीं तो दिल्ली वाला बच्चा आके सिलेक्शन ले जाएगा कम उम्र में और आप देखते रह जाओगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मिशन अमृत सरोवर। अब मिशन अमृत सरोवर क्या है? मिशन अमृत सरोवर वॉज लॉन्च ऑन द नेशनल पंचायत डे ऑन 24 अप्रैल 2002। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो 2022 में जो है मिशन अमृत सरोवर लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? वाटर फॉर फ्यूचर से रिलेटेड है, वाटर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो ये तो बन गया भैया प्रीलिम्स का पॉइंट। ठीक है, द मिशन इज एम टू डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग 75 वाटर बॉडीज in each district of the country during अमृत वर्ष, that is 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जितने भी जिले हैं, ठीक है ना, क्लियर, सब जिलों को अपने अपने अंदर कम से कम 75 वाटर बॉडी का रिजुविनेट करना है, यानी उनका जीर्णोद्धार करना है। ठीक है, या उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है ना, इस अमृत वर्ष के अंदर। ठीक है, तो हर जिले को 75 वाटर बॉडी का टारगेट दिया गया है। जिला बहुत बड़ा होता है, 75 से भी ज़्यादा का टारगेट जो है भी हासिल हो सकता है। अब ये मत सोचो 75 बॉडी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ही कम है जिले के हिसाब से। लेकिन इतना भी अगर 75 वाटर बॉडी को रिजुविनेट कर लें इस मिशन अमृत सरोवर में, तो काफ़ी ज़्यादा जल का संरक्षण हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर। और जब जल का संरक्षण होगा तो भैया वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर बढ़ेगा और क्या होगा, सभी को फायदा होगा। और जल की कमी तो हो ही रही है, तो ये बहुत अच्छा मिशन है। इस मिशन को आप जो है मेंस में भी कोट कर सकते हो, और प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने बता दिया। प्रीलिम्स में दूसरा क्वेश्चन इस मिशन में ये भी बन सकता है कि मान लो 75 बॉडी वाटर बॉडी की जगह 90 वाटर बॉडी दे दें, कि हर जिले का टारगेट 90 वाटर बॉडी को रिजुमिनेट करने का है, जीर्णोद्धार करने के लिए है, तो नहीं 75 है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इमेजिन भी कर लिया करो। जलदूत ऐप, जलदूत ऐप भी प्रीलिम्स में आ सकता है कि जलदूत ऐप किससे रिलेटेड, देख लेते हैं। जलदूत ऐप वाज लॉन्च ऑन द 2022 में लॉन्च हुआ है, टू मेजरिंग द वाटर लेवल इन द ग्राम पंचायत। हर ग्राम पंचायत में कितना पानी है, इस तरीके से कैसे किया जाएगा? 2 से 3 सेलेक्टेड जो कुएं होते हैं, ओपन वेल्स होते हैं, उनको जो है वहाँ पे प्री मानसून, मानसून से पहले और मानसून के बाद वहाँ का वाटर लेवल चेक करके, ठीक है, ये चीज़ें अपडेट करी जाएंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जल्द ऐप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी का लेवल कितना है कितना नहीं है, और उस हिसाब से सरकार जो है स्कीम बना सकती है उनके लिए। ठीक है, तो एक रॉ डेटा आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा ऐप है ये, याद रखना। इसके अंदर क्या किया जाएगा, वाटर लेवल को, ग्राम पंचायत में जितनी वाटर लेवल है उनको क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें क्या है, किसको जिम्मेदारी मिली है? इसमें मिली है ग्राम रोजगार सहायक को। ठीक है, ये इंसान क्या करेगा, इज रिक्वायर्ड टू मेजर द वाटर लेवल एंड डॉक्यूमेंट द सेम टू द सेंट्रल सर्वर यूजिंग द जलदूत मोबाइल ऐप। ठीक है ना, वो वाटर लेवल नाप के जलदूत मोबाइल ऐप में चढ़ा देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, सेंट्रल सर्वर से एक कॉमन सर्वर में सारी पंचायतों का पानी लेवल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर स्वामित्व स्कीम, सभी को पता है स्वामित्व स्कीम क्या है, कि हमारी जो भी जमीन है या जो भी हमारे लैंड रिकॉर्ड है वो पक्के एक तरह से ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बोले तो। लेकिन आप ये मत सोचो कि केवल ऑनलाइन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने ये स्कीम को यहाँ पे रखा, क्योंकि पहले दूसरे लेक्चर में हमने स्वामित्व स्कीम देख तो ली थी, लेकिन उसके कंपोनेंट नहीं पढ़े थे। अब कंपोनेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। देखो, स्वामित्व की पहले फुल फॉर्म तो पूछ सकते हैं कि सर्वे ऑफ द विलेज एंड द मैपिंग with improvised technology in the village area इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 2020 में लॉन्च हुई थी पंचायती डे के अकाउंट, ठीक है, दौरान। द स्कीम एम टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट टू द विलेज हाउस होल्ड ओनर प्रोसेस पोजेसिंग हाउस इन इनहेबिटेड रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो भी आपके घर हैं, मकान हैं, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, एक सिस्टम में, डिजिटाइज सिस्टम में आ जाए, कि पता चल जाए कि भैया उस पर किसका क्या है, आपका उस मकान का मालिक कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अब इसे देखो इस क्या है, द स्कीम प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट। ठीक, क्या है,
क्रिएशन ऑफ द एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर द रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। ठीक है, जब भैया सबको पता होगा कि ये मकान उसका है तो कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर। रूरल प्लानिंग करने में हमें क्या होगी, सहायता मिलेगी कि भैया उस गांव में उतने मकान हैं, ठीक है ना, क्लियर, इतने इलीगल हैं, इतने डिस्प्यूटेड हैं, तो हम प्लानिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबके लैंड रिकॉर्ड जिस तरीके से कंप्यूटर में ऑनलाइन हो चुके हैं, ऐसी भैया आपके मकानों का भी होना चाहिए। ठीक है, और ये स्कीम बहुत जोरों पे चल रही है, सबके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं। ठीक, दूसरे इससे क्या फायदा होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब सर हमारे को क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, अरे भाई उससे क्या होगा, तुम बैंक से जाके लोन ले सकते हो। अभी तुम बैंक से लोन लोगे, वो यार तुम्हारा कौन सा कहाँ घर बना है, पास है कि नहीं, नक्शा ये है कि नहीं वो। ठीक है, अब तो क्या है भाई, खुद देखो, सामने आ जाएगा भाई इतने बाई इतने का इसका गज का मकान है, अगर देना चाहो तो लोन दे सकते हो। ठीक है ना, मकान मालिक भी यही है इसका, इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, सब कुछ कहाँ आ जाएगा, स्वामित्व में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे। दूसरा, डिटरमाइन द प्रॉपर्टी टैक्स, पंचायत को भी फायदा होगा क्योंकि कुछ लोग टैक्स ही नहीं देते। ठीक है, तो जब सब ऑनलाइन हो जाएगा तो पता चल जाएगा भैया इसका इतना प्रॉपर्टी टैक्स मिला है, जो ग्राम पंचायतों को मजबूत करेगा। ठीक है, क्रिएशन ऑफ द सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीआईएस मैप दैट कैन बी लिवरेज्ड बाय एनी डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, इससे किसी भी डिपार्टमेंट को फायदा होगा, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो रोड हो, ठीक है, चाहे कम्युनिकेशन हो। ठीक, to support the preparation of the better quality ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ जीआईएस मैप। और सब कुछ जब हमें पता होगा स्थिर तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो हम अच्छी तरीके से क्वालिटी, बेटर क्वालिटी क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्लान क्या कर सकते हैं, आपके धरातल पे ला सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में हमने इसको पढ़ा, स्वामित्व स्कीम को नोट्स जरूर आप इसके बना लेंगे। अब जाते हैं क्लाइमेट चेंज। अब देखो, अब क्लाइमेट चेंज इन इन्वायरमेंट इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, वैसे फीलिंग आती है इकोनॉमिक्स सर्वे से कि सारा कुछ अर्थशास्त्र होगा, ये तो भैया इन्वायरमेंट आ गया ना। ठीक, अब देखो इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, उसकी सबसे अच्छी परिभाषा दे रखी है, देखो, क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म चेंज इन द टेम्परेचर एंड द वेदर पैटर्न दैट कैन ऑकर ड्यू टू नेचुरल रीजन, बट since the beginning of the industrial revolution in 19th century it has been predominantly due to the anthropologic activity। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग डिस्प्यूट हो जाएंगे, अरे सर ने बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल फिनोमिना होता है। अरे भैया, मैं ना भी बोलूं और बोलूं तो भी नेचुरल फिनोमिना ही होता है, अगर तुम अच्छी किताबों को पढ़ रहे हो तो। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज एक तरीके से क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में कम जो है, कुछ भी चेंज हो रहा है, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है। ठीक है ना, क्लियर। और वेदर पैटर्न में चेंज हो रहा है, किसके कारण, नेचुरल रीजन के कारण। ठीक है, लेकिन बट, इस शब्द को जरूर पढ़ना, अब इसको नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब से औद्योगिक क्रांति चालू हुई है तब से, ठीक है, ज्यादातर मानव जनित एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो लिखोगे तो अभी भी इसे नेचुरल, लेकिन उसके आगे बट लगा के इस तरीके से परिभाषा लिखनी है, सबसे अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा है। एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म चेंज इन द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न डेट कैन ऑकर ड्यू टू द नेचुरल रीजन। ठीक है ना, क्लियर। बट, ठीक है, नेचुरल रीजन से हो सकता है, लेकिन क्या है, सिंस कब से, बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, that is 19th century, it has been predominantly due to the anthropogenic activity। ठीक है ना, क्लियर। अब इसको समझो, नेट जीरो का टारगेट क्या है हमारा, 2070 तक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, और मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, ये तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। In terms of the transition of the renewable energy, India has already achieved its target of the 40% installed electric capacity from the non-fossil fuel ahead of 2030। अगर आपको भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दोबारा आज हम दोबारा से पढ़ेंगे भी। ठीक है ना, देखो, काफ़ी चीज़ें ना इकोनॉमिक्स सर्वे बार बार आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो सोचेगा यार इकोनॉमिक्स सर्वे कठिन है क्या है। देखो, अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पढ़ते हो, अब एनडीसी मुझे लगता है कि सबको पता होगा, ये पेरिस सम्मेलन से दे रखे हैं, पेरिस सम्मेलन आज का नहीं है, COP21 कब का है, आज की तारीख में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 चल रही है। अब किसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी नहीं पता होगा तो भैया उनके लिए मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, हम तो भैया पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं, और जो हमारी पेमेंट वाली फीस है वो भी सबसे कम है। आप ही नहीं पढ़ते हो पॉलिटिक्स के कारण, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक,
हर चीज़ को मैं बार बार एकदम जीरो से नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे उसमें हमारा एक टारगेट ये था कि जो भी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी उसका 40%, ठीक है, मान लो जो भी हम सीधे ही सोचो कि जो भी हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं उस विद्युत का 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, कोयला, ठीक है, पेट्रोल, इनसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तभी तो एनवायरमेंट का फायदा होगा। लेकिन वो टारगेट तो हमने 40% का 2030 से पहले अचीव कर लिया, ठीक है। अब तो हमारा टारगेट क्या है, 40 की जगह 50% हो चुका है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इंडिया हैज एडवांस्ड द टारगेट टू द 50%, नीचे लिखा भी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। जो है हाइड्रोजन मिशन पे बहुत ज़्यादा सरकार इकोनॉमिक सर्वे में शब्द को यूज कर रही है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। द नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू एनेबल इंडिया टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047। 2047 तक का टारगेट है, इस चीज को याद रखेंगे आप, ठीक है। देखो मैं भी चीजों को बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं भी नहीं तोड़ सकता इस लेक्चर को कि एकदम छोटा करके 10-15 मिनट में, ठीक है ना। मैं जान रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है तो आप लोग का टेस्ट खराब हो रहा होगा, आप लोग तो वीडियो भगा भगा के देखने वाले हो, लेकिन क्या करें, कल को मेरी गलती नहीं होगी, मैं तो सब दिखा दूंगा भैया, प्रीलिम्स भी पढ़ाया हुआ आया है, मेंस भी पढ़ाया हुआ है और इंटरव्यू में पढ़े हुए क्वेश्चन पूछे, ठीक। अब GHG, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ह्यूमनिटी एंड इनएस्केपेबल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड फेसेस। सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्या है इस समय मानवता के लिए सबसे बड़ी चेतावनी बनी पड़ी है, ठीक है, और जिसे हम फेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से ही तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। एक्शन टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन एंड अडेप्ट द changing climate conditions are required urgently as the world has already started to experience is its consequences, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज मेंस में लिखनी है। आज हमें जरूरत है कि हम इस कार्बन के एमिशन को कम करें, ठीक है ना, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अदरवाइज पूरी दुनिया तो फेस कर ही रही है इस क्लाइमेट चेंज के, इस ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस को। कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। फॉर इंस्टेंसेस इट इज एस्टिमेटेड दैट बाई 2030 about 700 million people worldwide will be at the risk of the displacement by drought alone, ठीक है। इस डेटा को कोट कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पोर्टल में है कि ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 2030 तक केवल सूखा पड़ने के कारण 700 मिलियन लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा उनकी जगह से, ठीक है। तो देख लो कि कितना ग्रेव कंसर्न है, कितना सीरियस इशू है, और जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम में वाले बच्चे भी उसे सुन सुन के क्या कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। हालांकि प्रीलिम्स में ज़्यादा पॉइंट नहीं पूछेंगे, लेकिन मेंस मजबूत करने के लिए ये हमें याद रखना है कि 2030 तक सूखे के कारण क्या है, 700 मिलियन पीपल को विस्थापित करना पड़ सकता है। अब है नेट जीरो प्लेस बाय द कंट्री, बहुत अच्छा, ये कहते हैं एक बार आपके सामने चार्ट सा है, ठीक, जो किसी भी किताब में नहीं है और किसी भी मैगजीन में नहीं है। देख लेते हैं ये क्या है, देखो, नेट जीरो प्लेस मतलब कब हमें कार्बन के एमिशन को, ठीक है, जो हमारी कार्बन का एमिशन है इसको हम कब जीरो कर देंगे। तो भैया भारत ने तो कहा है हम 2070 तक कर देंगे, ठीक है, और हमारा टारगेट तो पेपर में आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स में, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये है इंडिया का, ठीक है। चाइना कह रहा है कि मैं 2060 तक नेट जीरो कर दूंगा, ठीक है ना। फिर चाइना, इंडोनेशिया, रसिया और सर्बिया ये सब कह रहे हैं, तीनों के चारों के चारों, कि हम 2060 तक कर देंगे। टर्की कह रहा है कि हम 2053 तक कर देंगे। और ये जितनी भी कंट्री है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये संघ हो गया, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूके, यूएसए, ठीक है, ये सब कह रहे हैं कि 2050 तक हम कर देंगे। और जर्मनी सबसे आगे निकल रहा है, जो कह रहा है कि हम 2045 तक कर देंगे, ठीक है ना। अब इसे हमें क्या याद रखना है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है। देखो अब आप भी मत सोचो कि भारत तो बहुत सर लेट क्यों कर रहा है इतना, अरे भैया हम ग्लोबल एमिशन में अभी उतना योगदान भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। असली कल्प्रिट ये सब लोग हैं, इनको जल्दी करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इनके यहाँ पे औद्योगिक विकास पहले हुआ था, ये सबसे बड़े बड़े बिग पॉल्यूटर हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो अभी हम अगर
उद्योग धंधों को बंद कर देंगे तो भैया गरीबी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? ठीक, तो अभी तो हमें क्या करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है। हाँ, हम फिर भी क्या है, एनर्जी मिक्सिंग में सबसे तेज तरीके से भाग रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट 2070 तक क्या है, कार्बन को जीरो एमिशन करने का। ठीक है, जर्मनी का क्या है, हाल ही में 2045 तक। ठीक है, इतनी सारी कंट्री 2050 तक कर रही हैं और चाइना कर रही है 2060 तक। अब कंपैरेटिव एनालिसिस में अपना याद करके चलो और चाइना का याद करके चलो, और ज्यादा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से अपना, चाइना का और जर्मनी का याद करो, क्योंकि जर्मनी का क्या है 2045 से, ये जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये 2045 क्या है, सन है, ईयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सन लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? जैसे अभी 2023 चल रही है ना, ऐसे 2045 आएगी, समझ गए ना? तो ये कितना प्यारा डेटा है जो आपको एक विश्व की पिक्चर दिखा रहा है कि भैया कब किस कंट्री ने वादा किया है कि वो एमिशन जीरो कर देगी। ठीक है, और एक होशियार बच्चा तो सारे डेटा को यूज कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है ना? क्लियर? इंडिया considered to be the most valuable country, giving its long-term coastline, monsoon-dependent agriculture, and large agrarian economy, is one of the leading example for this. It has contributed only 4% to the cumulative gas emission, and its per capita emission is far less than world average. ठीक है, मैंने क्या बोला, भारत तो सबसे कम करता है। ठीक है, अगर आप कोई पूछे कितना करा है, तो लगभग जितना भी टोटल एमिशन है 100%, यानी जितना भी उत्सर्जन कार्बन का हुआ है, उसमें से मात्र 4% के आसपास क्या है, हमारा क्या है, योगदान है 2019 तक। ठीक है ना? और वर्ल्ड के एवरेज से भी कम है, लेकिन उसके बाद भी हम काफी सीरियस हैं और हमने अपना 2070 तक का टारगेट रखा है। और उसके अलावा एनर्जी मिक्सिंग में जो हमारा 40% का टारगेट था वो हमने पहले अचीव कर लिया है। और आगे मैं आपको फ्यूचर का भी टारगेट बताने वाला हूं कि गैस एमिशन, सॉरी, जो एनर्जी एमिशन है उसमें हम कोयले को और लिग्नाइट को बहुत ही कम कर देंगे, उसको ऑलमोस्ट आधे से भी कम कर देंगे। ठीक है, 2030 तक ये हमारा टारगेट है। ये लैंग्वेज क्या है, आपको मेंस में लिखने के लिए फायदा करेगी, और खासकर कहां पे, आपके कंक्लूजन वाले पॉइंट में। समझ में आ गया? ये 4% का डेटा याद रखना। अब देखो ये क्या लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे मिशन दे रखे थे, तो मैंने उन मिशन के नाम लिख दिए हैं। इन मिशन के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, तो केवल आप इन पे क्या करें, नाम याद रखें और इस पे थोड़ा सा गूगलिंग करके इनके मैटर याद रखना। ठीक है, जैसे कि अभी भी क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से मिशन हमारे लड़ने के लिए काम आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। ठीक है ना? तो एक है नेशनल सोलर मिशन, एक है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। वैसे मैंने एक आंसर राइटिंग कराई थी आपको प्लस की क्लास में, तो मैंने ये जो है मिशन सारे के सारे लिखवाए थे एक ही आंसर में, अगर आपको याद आ रहे हो तो। नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, इसमें 3 के आसपास और जोड़े गए थे। ठीक है ना? क्लियर? जिसमें वेस्ट टू एनर्जी भी था, ये इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो बाद में जुड़े थे। तो इन 8 को तो याद रखो। जब भी कोई क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेंस में आए और पूछे कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट, या व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज जो है आपका टेकिंग, ठीक है, कि कौन कौन से एफर्ट सरकार ले रही है क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए, तो भैया इन्हीं मिशनों को लिखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? या जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें ये मिशन तो आने चाहिए, फिर आपकी जो भी बात है मन की या जो आपने सीखी है वो लिखो, इनको जरूर लिखो। ठीक है, वैसे 8 से ज्यादा भी हैं, अगर आप पूरे देखेंगे तो आपको 12 के आसपास से मिशन मिलेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, क्लियर? तो ये भैया आपका होमवर्क आपको खुद से करना है, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने COP26, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसके अंदर होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर? और इसकी ग्लास ग्लो में हुई थी। अभी जो रिसेंटली COP27 है जो इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, क्लियर? तो ये 26 वाली में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पंचामित्र, ठीक है, पंचामित्र समझते हो ना, जो कथा वथा होती है तो प्रसाद के साथ मिलता है, तो ऐसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंट के सेक्टर में पंचामित्र का क्या दिया, फार्मूला दिया। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना रखा है, यहीं पे भी, और क्लास में भी समझा रखा है, तो इसको मैंने डिटेल में नहीं करा है, आप जो है अपने लेक्चर से देखें। और जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा। ठीक, और ये हमें तो कोट करना ही है पंचामित्र। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये है पेरिस, जो पेरिस सबमिट कब हुई थी आपकी, COP 21 थी वो पेरिस वाली। ठीक है,
उस समय हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिए थे, क्योंकि उस समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था पेरिस के, कि पेरिस समिट के आर्टिकल नंबर 4 के अंदर, कि जितनी भी कंट्री हैं वो सब अपने अपने तरफ से क्या दे, खुद के टारगेट दे कि वो इस एनवायरमेंट से लड़ने के लिए क्या क्या करेंगी। ठीक है, तो उन्हीं कंट्रीब्यूशनों को बोला गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो भारत ने कौन कौन सी चीजें दी थी, भारत ने 6-7 चीजें दी थी, उनको हम पढ़ लेते हैं। क्लियर। 2015 के दौरान में पहला बोला था भारत ने कि टू पुट फॉरवर्ड, हालांकि पुरानी चीजें लेकिन आज भी वैलिड है। ठीक है। और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में भी इंपॉर्टेंट है, और मैं आंसर राइटिंग कराता हूं तो पेरिस एग्रीमेंट में जो जो हमने एनडीसी दिए थे वो आपको बार बार रिवाइज करवाता भी हूं। ठीक है। और आप देख लो कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी 22-23 के भी सर्वे में भी इनको जगह दी है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक क्या है आपके, क्या है, वैलिड है। ठीक है। हालांकि अब की बार भारत ने खुद एक लॉन्ग टर्म विजन दे दिया, तो अब भारत को देख के सब अपने अपने में लॉन्ग टर्म देंगे। ठीक है। लेकिन अभी भी एनडीसी क्या है, वैलिड है। देखो, to put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on tradition value, conservation and moderation, including through a mass movement of the life. लाइफ की फुल फॉर्म कभी भी आ सकती है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एज ए की एज ए कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। यानी कि हम क्या है, कुल मिला के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को जो सपोर्ट करे ऐसी लाइफ स्टाइल को हम प्रमोट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। To adopt a climate friendly and a clean path that is followed by hitherto by other at a corresponding level of economic development। ठीक है। तो हम क्लाइमेट फ्रेंडली जो है रस्तों को अपना रहे हैं, और उसी के अनुसार जो है हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। ठीक है। अब आए डेटा जो आप याद करना चाहते हो। टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी, हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को जीडीपी के सापेक्ष, ठीक है, क्या करेंगे, 45% तक कम कर देंगे। इसका मतलब नहीं कि जीडीपी को 45% कम कर देंगे। ठीक है। जो देखो जीडीपी ग्रोथ कब हो रही है, जब हमारे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उससे इमिशन भी हो रहा है, तो उस इमिशन को, ठीक है, 45% तक कम कर देंगे, जो हमारा 2005 का लेवल है उससे। ठीक है ना। कब तक? 2030 तक। नहीं समझ में आया? अरे भैया, कोई भी जीडीपी है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है ना, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एक ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है। ये भारत की बाउंड्री है, पूरी इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रखी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं आपको, कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो ये भारत की ज्योग्राफी बाउंड्री के अंदर जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लिए जाते हैं, वो आपकी जीडीपी कहलाती है। ठीक है। ऐसी हमारी 2005 का भी जीडीपी जो आई होगी। ठीक है। अब उतना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए कितना आपने कार्बन एमिशन किया होगा, किया होगा नहीं होगा? हवा में तो बन नहीं सकता ना। क्लियर। ठीक है। अब बोलोगे सर सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा कार्बन एमिशन होता है? अरे मेरे भाई, सर्विस इंडस्ट्री में कम होता है, लेकिन होता तो है। कैसे? आप कागज यूज करते हो, पेड़ कटते हैं, पेड़ कटते हैं, तो वो पेड़ कितने ज्यादा कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं। ठीक है। तो हर वे में समझो। ठीक। तो उससे मोटा माटा जो हमारा 2005 का है, ठीक है, तो 2005 में जो हमारी जीडीपी आई थी उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ होगा, यानी कार्बन एमिशन होगा। तो उस कार्बन एमिशन को हमें 45% से कम करना है 2030 के सापेक्ष। ये है, याद रखना। ठीक। दूसरा, टू अचीव 50% पर क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड बाई 2030। पहले एक्चुअली में 40% था, लेकिन टारगेट हमारा पहले ही पूरा हो गया, तो हम 50% करने के लिए तैयार हो गए। यानी कि अगर मान लो भारत में 100% बिजली का उत्पादन होता है, तो 100% बिजली के उत्पादन में 50% जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, गैर फॉसिल फ्यूल से बनेगा। ठीक है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होता है। क्लियर। पहले हमारा टारगेट था 40, अब हमने 50 कर लिया। इसके अलावा हमें पेड़ पौधे लगाने बहुत सारे, और कितना, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हम फॉरेस्ट लगाएंगे या फॉरेस्ट की संख्या बढ़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमें कम करना है। ठीक है ना। तो ये पेड़ पौधे जितने भी जंगल वंगल, मैं इनको कार्बन का सिंकर बोल सकता हूँ। सिंक मतलब डूबना। ठीक है। तो आप देखो कितना कार्बन सिंक का हमें एडिशनल करना है, 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बना देना है केवल और केवल फॉरेस्ट और ट्री कवर के द्वारा 2030 तक। तो ये भी याद रखना, 2.5 से 3 बिलियन टन का है। इन सारी चीजों को लिखने से मेंस के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है। टू बेटर अडेप्ट, और प्रीलिम्स में तो कोई पूछ ही सकते हैं, अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम
इन स्टोर वैल्यूएबल वुलनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हिमालय रीजन, कोस्टल रीजन, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंज की स्ट्रेटजी को डेवलपमेंट, विकासशील प्रोग्रामों में, जो हमारे विकास के प्रोग्राम है उनमें क्या करना है, एक क्लाइमेट चेंज के एंगल को भी सोचना है, ठीक है ना। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वाटर रीजन हो, चाहे हिमालय रीजन हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप देख लो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जोशीमठ उत्तराखंड का केस, पूरे जोशीमठ को ही विस्थापित करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आगे क्या करना है, टू मोबिलाइज द डोमेस्टिक एंड द न्यू एडिशनल फंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट अबव मिटिगेशन एंड अडोप्टेशन, ठीक है। ये क्या है भैया, देखो दो तरह की कंट्री है, एक है डेवलप्ड और एक है डेवलपिंग, ठीक है। यानी एक है विकसित और एक विकासशील। विकासशील देशों को पता है करना तो क्या है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन उनके लिए उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी बिना पैसे की हो सकती है, ठीक है। तो कोई, जितने भी ये विकसित देश हैं, ये कुछ ना कोई फंड बनाए, ठीक है, और वो फंड क्या करें, विकासशील देशों को दें उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है। क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो भैया बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, पैसों से लानी पड़ेंगी, और पैसे की कमी हर सीओपी में क्या होती है, डिस्कस होती है। इस बार सीओपी 27 में भी डिस्कशन हुआ कि कम से कम 1 ट्रिलियन फंड होना चाहिए डॉलर का, ठीक है। मिलियन बिलियन का नहीं, ट्रिलियन की बात कर रहा हूं मैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि इतना डेवलपिंग कंट्री को खर्च करोगे तब जाके जो है वहां पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जो क्लाइमेट से लड़ सकता है। समझ में आया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप सोचते हो पैसा की क्यों जरूरत है। आप सोचो कि जो हमारा साइक्लोन आता है, मैं छोटे से साइक्लोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसे आप जो है तूफान बोलते हो, ठीक है, चाहे वो टेम्परेट ले लो चाहे ट्रॉपिकल ले लो, ठीक है। अब साइक्लोन आने से कितने लोगों की जान जाती है, नहीं जाती है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर कोई भी साइक्लोन आ रहा है, अगर कंट्री के पास कुछ ऐसे क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइक्लोन को पहले से प्रेडिक्ट कर दे, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को हम हटा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है, लेकिन सोचो अफ्रीका के पास इस बार आया था आपके COP27 का ही डेटा। अब आप जो अच्छी तरह डिटेल में पढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, तो उसमें डेटा में लिखा था कि केवल केवल क्लाइमेट फाइंड्स, जो क्लाइमेट से फाइट करने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे कि जो हमें अर्ली वार्निंग दे दें, ठीक है। तो इन इंस्ट्रूमेंट की ही अगर हम बात करें तो 1/3 देशों में इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कोई चीज ही नहीं है, और ज्यादातर वो कंट्री अफ्रीकन कंट्री है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अब उतने सारे इंस्ट्रूमेंट, उतने डॉपलर रडार लगाने पड़ेंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, किसी ने सोचा, ठीक है। सब कह रहे हैं कि भैया अब ऐसे घर बनाओ जो तूफान में ना कटे, ये ना हो वो ना हो, तो उसके लिए पैसा आना चाहिए ना। वो फाइबर के लिए, मटेरियल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, समझ में। अर्ली वार्निंग इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इतने हाईली जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है। इनके दाम के हिसाब से देखो ना, क्लियर। तो केवल डेवलप्ड कंट्री सीओपी में डिस्कस कर लें कि भैया कि ऐसा हो जाए बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को हमें क्या करना है, मोबिलाइज करना है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने फोकस करा कि विकसित देश फालतू की बातें ना करें, कम से कम 1 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर फंड का क्या करें, फटाफट जो है क्या करें, इसको बनाएं, और जितने भी गरीब देश हैं उनको बांटें, जिससे कि वो इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें, ठीक है। इनफैक्ट ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है आपके, क्लियर। आगे बढ़ो। टू बिल्ड द कैपेसिटी एंड क्रिएट द डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्ट to quick and diffusing the cutting edge of climate technology in India and for joint collaborative research and development, ठीक है। देखो वही टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आ रही है, बिना पैसे के नहीं हो पाता। तो लेकिन भारत के पास तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत कह रहा है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें थी जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में आते थे, इसको याद रखना, ठीक है। अब इससे भी एक एडवांस चीज़ आ गई जो अभी हम लास्ट में देखेंगे। अब आप अपने देखो प्रदेश के हिसाब से, अगर कभी ऐसा डेटा आ गया, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है कि किस प्रदेश ने सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक जो है, किस मतलब कौन सिंकर है, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे। अब पढ़ो, अमंग द इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश हैज द मैक्सिमम कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉलोड बाई MP, ठीक है ना। अगर यानी कार्बन सिंकिंग सबसे ज्यादा कौन करता होगा, अरुणाचल प्रदेश करता होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम पर हेक्टेयर की बात करें कि पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक किसके पास है, तो भैया जम्मू एंड कश्मीर नाम की यूनियन टेरिटरी जीत जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। और हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आएगा। तो अब ये बताओ, ये आर्थिक और जो है आपकी इकोलॉजी दोनों के मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है।
और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, दोनों प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट को क्यों कहते हैं, तो भैया जो कार्बन को सिंक करने वाला कॉन्सेप्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस को याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसी को इस हिसाब से निकाल दो कि पर हेक्टेयर कितनी ज्यादा जो है कैपेबिलिटी है किसकी, तो जम्मू कश्मीर की। ठीक, चलो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो भारत सरकार का टारगेट है कि ये हमें 2030 तक करना है। ठीक है, ये अभी का नहीं, ये प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो हेडिंग कट गया, आप हेडिंग लिख लें, ये प्रोजेक्टेड है बाई 2030। अब इसका मतलब क्या है, भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 2030 तक हम जो ये फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए भी जिम्मेदार है, तो इसको कम करो। और फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, कोयला। ठीक है ना, तो सबसे पहले कोयले को ढूंढो, यहाँ पे कहा है, ये है भैया कोयला एंड लिग्नाइट। अब इस गोले में देखो कोयला एंड लिग्नाइट कहाँ है, यहाँ पे 32%। यानी कि आज की तारीख में जो ये 60% के आसपास है, 54% के आसपास है, इसका उपयोग हम टोटल 100% में केवल 32% के आसपास ले आएंगे। कितना कम कर लेंगे, इसको जीरो कभी भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, धीरे धीरे कम ही करेंगे। तो ये हमारा टारगेट। अब ये पूरा गोला क्या है, ये पूरा गोला है 100 का, यानी कि इतनी हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, देखो सोलर होगा, येलो वाला। येलो वाला कहाँ है, ये देखो सोलर 32% है कि नहीं, 34% है कि नहीं। अब हमें याद नहीं करना कि ये भी रट रहे हैं 34 32, ये कुछ याद नहीं करना, केवल टारगेट समझो कि सोलर एनर्जी कोयले को पीछे कर देगी, ऐसा सरकार प्रोजेक्ट कर रही है 2030 तक। वो तो 2030 ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन एक अच्छी पहले कम से कम इतना सोच तो रहे। ठीक है ना, क्लियर। और आज की तारीख में अगर हम सबसे ज्यादा, अगर ये लाइट पैदा जो हो रही है ये थर्मल पावर प्लांट से ही हो रही है, और थर्मल पावर प्लांट जो है ये कोल बेस्ड ही है ज्यादातर। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो ये कोयले से छुटकारा जब मिलेगा तभी कुछ इन्वायरमेंट का हो सकता है। क्लियर, और हम कह रहे हैं कि हम 50% से भी कम कर देंगे, 30% के आसपास ला देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे 17.13 है, ये किसका है, विंड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। बायोमास वाला ये हो गया। अब इसमें अपने अपने आप गोले ढूंढ लो जिसको जो जो अच्छा लग रहा है, लेकिन खाली थीम याद रखनी है कि थीम क्या कह रही है, कि हम अपना सोलर को बढ़ा देंगे और कोयले वाले को एकदम कम कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर। चलो, अब ये है भैया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको आप खुद पढ़ लेना, लेक्चर लंबा होता जा रहा है। ठीक, क्लियर। स्लाइड रोक के पढ़ लेना। अब मुझे ये पढ़ाना जो अब भारत ने दिया। अब आप बोलोगे भारत भी हमेशा कुछ नई नई चीजें देता रहता है। अरे भैया लीडर है हम, पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं हर चीज में। ठीक है, और जिन चीजों में आगे नहीं है उसमें सबसे नंबर हो जाएंगे। तो भारत माता की जय करके पढ़ो इस चीज को, कि लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, LTLEDS, ये भी भारत का कॉन्सेप्ट है जो भारत ने COP27 में खुद ही दे दिया। ठीक है, और भारत को देख के सारे देश देंगे। अब देखो यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारा क्या जो है स्ट्रेटेजी रहेगी इस कार्बन के एमिशन को कम करने की। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट कब आया, प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, तो ये COP27 में आया। और COP27 इसी बार हुई है, इजिप्ट में हुई है। ठीक है ना, रिसेंट सबसे यही है। अब जो होगी COP28 होगी। कमेंट बॉक्स में लिखना COP28 कहाँ होने वाली है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं इसमें हमने क्या बोला है। हमने 3-4 पॉइंट बोले हैं। लॉन्ग टर्म हमारी क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी लो एमिशन की। पहली स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम फोकस करेंगे ऑन द रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्स का दहन हम एक तार्किक रूप में करेंगे। ठीक है ना, क्लियर, जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विल बी अंडरटेक इन ए जस्ट स्मूथ एंड सस्टेनेबल एंड ऑल इंक्लूसिव मैनर। बहुत बड़ी बात है। ट्रांजिशन मतलब जैसे कि हम कोयले से सोलर पे जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन है। ठीक है, ये हमारा जो होगा फॉसिल फ्यूल को हम छोड़ने जो वाले हैं। ठीक है, ये हमारा स्मूथ, ऐसे नहीं एकदम से छोड़ दिया। देखो एक क्लास मैंने ली थी आपकी प्लस में, जहां पे मैंने बताया था कि कोयले को एकदम से हम क्यों नहीं छोड़ सकते, कितनी बेरोजगारी हो जाएगी, कितने लोगों के जीवन खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एकदम से उसे भी नहीं छोड़ सकते। उसको स्मूथ, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वे में क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इस एनर्जी ट्रांजिशन को। दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है encompasses the objective of national hydrogen policy। हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, फ्यूचर भारत में हाइड्रोजन वाला ही होने वाला है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हमें विदेश से आयात ना कराना पड़े, तो भारत में ही इलेक्ट्रोलाइजर बनेंगे। ठीक है, ईवी में काम आएंगे ये। ठीक है, एंड ए 3-fold इंक्रीज इन द न्यूक्लियर कैपेसिटी बाई 2032। ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। 2032 तक जो भी हमारा न्यूक्लियर
जो हमारी कैपेबिलिटी है हमें 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर एनर्जी का बम में यूज नहीं होता, सिविल एनर्जी में होता है, ठीक है। दो पर्पज, मिलिट्री पर्पज होते हैं और सिविल पर्पज होते हैं, तो सिविल वाले पर्पज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर सम ऑफ द अदर माइलस्टोन डेट आर इनवाइसेस अलोंगसाइड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर। तो पहले 2 पॉइंट में हमने क्या सीखा, पहले पॉइंट में हमने सीखा कि हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट ये है कि जो हमारा ट्रांजिशन होगा, ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल से नॉन फॉसिल्स फ्यूल की तरफ, ठीक है ना, क्लियर। तो ये होगा हमारा स्मूथ और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वे में। दूसरा हमने क्या देखा कि जो हमारा पावर सेक्टर है ये ग्रीन जो है हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, सारा फोकस हमारा कहाँ रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ होगा। और जो अभी जो हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है हम 3 गुना कर देंगे 2032 तक, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, ये है असली यूपीपीसीएस की पढ़ाई। इंक्रीज यूज ऑफ द बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का हम यूज करा करेंगे, स्पेशली एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। उस ब्लेंडिंग की मात्रा भी अभी यहाँ पे लिखी हुई है। द ड्राइव टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पेनिट्रेशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम यूज ज्यादा करवाए करेंगे। इंक्रीज द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, भारत का फ्यूचर बता रहा है देखो, और फ्यूचर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर आप मेंस में देखो तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये, इससे हम पूरी जो है हमने एक्सपेक्ट करा है कि इससे हमारा कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है। इंडिया एस्पायर टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल along with ethanol blending of 20% ethanol सप्लाई ईयर 2025 टू 26। याद रखना कि 2025-26 तक हमारे पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और मेंस का भी क्वेश्चन बन रहा है। आपका आंसर राइटिंग में एक पॉइंट समझ में आया, सीधे क्वेश्चन आएगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का 2025-26 तक कितना टारगेट है, 10%, 15%, 20%, 30%, आप लगाओगे 20% पे। और आज की तारीख में कितना टारगेट है आप अपना गूगल में देख सकते हो कि आज 10 या 15% के आसपास चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है। फिर क्लाइमेट रिसिलेंट अर्बन डेवलपमेंट, लचीला हमें जो है अर्बन डेवलपमेंट करना है जो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव करना है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी है सिटी की, ठीक है ना। अब सिटी विटी की प्लानिंग होनी है, गांव की प्लानिंग हो रही है, स्वामित्व मिशन वहां से चल रहा है, सारी चीजों को इंक्लूसिव करके देखो, ठीक है। इनहेंस एनर्जी एंड रिसोर्स इफिशिएंसी, एलईडी बल्ब वाला अपना आप चल ही रहा है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग कोड को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा इनोवेटिव वे में। तो ये सारी चीजें क्या करे जा रही हैं, हमारा फ्यूचर बता रही हैं कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लड़ेंगे, समझ में आया। और क्या लास्ट में, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर विल कंटिन्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया। और इसके साथ साथ जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो तो इसी विजन की तरफ आगे बढ़ेगा कि आत्मनिर्भर भारत, भारत को आगे बढ़ाना और मेक इन इंडिया। भारत माता की जय, समझ में आया। तो ये हमने जो है ये करा। अभी भी 2 मेरे ख्याल से या 3 वीडियो और आएंगे। ये लेक्चर नंबर 4 था इकोनॉमिक सर्वे का, चैप्टर वाइज एनालिसिस। फिर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये चैप्टर वाइज एनालिसिस है, कोई समरी नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और जब चाहे इसके लिए मुझे 10 वीडियो बनाने पड़े 10 वीडियो बनाऊंगा, पूरे चैप्टरों को समझाऊंगा। अब हम जो है मेरे ख्याल से 7वें चैप्टर पे क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे वीडियो नंबर 5 में। इससे पहले के 3 वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है। बिलीव मी, इकोनॉमिक सर्वे को केवल प्रीलिम्स का मत बनाओ, इकोनॉमिक सर्वे आपके मेंस का भी है, और मेंस में केवल इकोनॉमिक्स का नहीं है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 का भी है, और जीएस पेपर 1 की भी फायदा देता है। समझ में आया, क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच, आज आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, आपके कमेंट्स कम होते जा रहे हैं। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करो 10-10, 20-20 बच्चों को, जिससे उनको पता चले कि इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में पढ़ना होता है। प्लीज़ इस क्रांति में सहायता दो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप MKS लाइव रेफरल कोड से मेरी मेंटरशिप में पढ़ने आ सकते हैं अनअकैडमी में UPPCS, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खुद अपने आप ही पढ़ाता हूँ, और इसी में आपको उतना ही डिस्काउंट मिलता है जितना आप चाहते हो, ठीक है ना। आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज करें और अनअकैडमी प्लस में आए और सीधे मेरे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।